नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आज पत्रकारिता को एक नए मॉडल की जरूरत है जिसका कलेवर नया हो, कंटेंट नया हो और साथ में बिजनेस का मॉडल नया हो। विज्ञापन पर आधारित पत्रकारिता की सीमाएं उजागर हो चुकी हैं। सरकारें और कॉरपोरेशन विज्ञापन के दबाव में पत्रकारिता से मनमानी करते हैं। नतीजा, पत्रकारिता जनहित छोड़ दूसरे हितों के लिए काम करने लगी है। इस दुष्चक्र को तोड़ना आपके हाथ में है। आप पत्रकारिता में निवेश करें। न्यूज लॉन्ड्री एक कोशिश है पत्रकारिता को ऐसा मॉडल देने की जो विज्ञापन के दबावों से मुक्त हो सके। हमें आपके साथ की जरूरत है। आपका सब्सक्रिप्शन देश की पत्रकारिता का चेहरा बदल सकता है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल से एक दुखद घटना सामने आई। अस्पताल में तैनात एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर की निर्ममता से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना ने नए सिरे से कुछ पुराने सवालों को खड़ा कर दिया है। महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक संवेदनहीनता, पुलिस की नाकामी, ये वो सवाल हैं जिन पर हम आए दिन बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं ताकि दोबारा से बात कर सकें। जो कोलकाता में हुआ वह बहुत डरावना है। रात में अस्पताल की तीसरी मंजिल पर घुसकर इस अपराध को अंजाम दिया गया। एक नौजवान लड़की जो मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही थी, उसको आरजी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में बेरहमी से रेप करके मार डाला गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस शर्मनाक घटना के बाद एक एक कर तमाम ऐसी बातें हुई जिसने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, उसकी पुलिस, आरजीकर अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। हम उन सभी आपराधिक गड़बड़ियों को आपके सामने रखेंगे ताकि आप जान सकें कि जिन लोगों को बड़े अरमान से चुनकर आप संसद और विधानसभाओं में भेजते हैं, उनके लिए आपकी जान की कीमत क्या है। गड़बड़ी नंबर 1, घटना की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए उससे साधारण व्यक्ति को भी यह समझ आता है कि पीड़ित डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उनकी हत्या की गई। लेकिन आरजीकर अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत से ही इस पर लीपापोती करते हुए इसे आत्महत्या बताया। 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। आत्महत्या की बात जल्द ही गलत साबित हो गई। तब इस मामले में दूसरी गड़बड़ी सामने आई। एक ऐसा संगीन मामला जिसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। नियमतः अस्पताल प्रशासन को अस्पताल के प्रिंसिपल को पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी, लेकिन आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। पुलिस ने खुद ही अप्राकृतिक मौत की एफआईआर दर्ज की। कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा, इस मामले का एक और पहलू काफी परेशान करने वाला है। वो यह कि ताला थाने में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया। सामान्य परिस्थितियों में अप्राकृतिक मृत्यु का मामला तब दर्ज किया जाता है जब कोई शिकायत नहीं होती। जब मृतक पीड़ित अस्पताल में काम करने वाली एक डॉक्टर थी, तब यह आश्चर्यजनक है कि अस्पताल के प्रिंसिपल ने कोई औपचारिक शिकायत क्यों दर्ज नहीं की। हमारे विचार में यह एक गंभीर चूक थी जिसने संदेह पैदा किया। इसके बाद लीपापोती का सिलसिला और तेज हो गया। प्रिंसिपल संदीप घोष ने दबाव में आकर या दिखावे के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने प्रिंसिपल के ऊपर कृपा बनाए रखी। 4 घंटे के भीतर ही उन्हें कोलकाता के एक दूसरे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। आम लोगों को न्याय देने का यही सिस्टम बनाया है ममता बनर्जी ने। प्रिंसिपल का मामला अभी चल ही रहा था। इसी बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से छीनकर सीबीआई के हवाले कर दी। इधर जांच सीबीआई के हवाले हुई, उधर आरजीकर अस्पताल के सेमिनार रूम के आसपास रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया। गजब टाइमिंग है। जिस बिल्डिंग में हत्या और बलात्कार के तमाम सबूत थे, वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रेनोवेशन के नाम पर सेमिनार हॉल में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन यह अंत नहीं था।
जब कोलकाता समेत पूरे देश के डॉक्टर इस घटना से नाराज थे, सदमे में थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब रात में भारी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता, कुछ गुंडे और मवाली आरजीकर अस्पताल में घुस गए। वहां जमकर तोड़फोड़ मचाई, लोगों पर हमला किया। पुलिस प्रशासन ने इस गुंडागर्दी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। गुरुवार को रात करीब 12:40 पर अज्ञात लोगों के एक बड़े समूह ने अस्पताल में घुसकर उसकी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया। 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता और 20 साल के आसपास से कई युवक भी जुड़े। इतनी सारी छीछालेदर के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मैग्नम ऑपस आइडिया के साथ अवतरित हुई। अपनी चिर परिचित शैली में उन्होंने सड़क पर मार्च निकालने का ऐलान किया। यह सब 20 मई 2011 से पहले ठीक था, लेकिन अब यह सब नौटंकी है। 13 साल से ममता बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ की पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई उनके हाथ में थी, लेकिन यह सब नहीं करके वो सड़क पर उतर गईं। क्या करने के लिए? आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए। जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको न्याय और सुरक्षा देंगे, वही सड़क पर उतर कर नौटंकी करने लगें, तो बस प्रभु की शरण ही शेष बचती है। अपराधी को सजा दिलाने की पहली सीढ़ी होती है पुलिस की पुख्ता जांच। बंगाल पुलिस यह करने में असफल रही, उल्टे आप सड़क पर उतर रही हैं। यह अपनी जवाबदेही से बचने और भटकाने की कोशिश है। जवाबदेही से बचने और भटकाने की कोशिश कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने भी की। उन्होंने इसके लिए सीधे मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। Media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything. जब यह सारा कोहराम मचा हुआ था, तब वो देवियां क्या कर रही थी जिन्हें महिला अस्मिता और महिला अधिकारों का झंडा बरदार बनाकर तृणमूल घूमती है। तृणमूल की यह महिला नेत्रियां क्या कर रही थी? महुआ मोइत्रा ने इस घटना के पूरे 4 दिन बाद ट्वीट कर अपना दुख जताया। 9 अगस्त की सुबह सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के परिसर में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ दिल दहला देने वाला बलात्कार और जघन्य हत्याकांड की घटना से हम सब सदमे में हैं। यह पागलपन की हद है कि 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद एक युवा महिला डॉक्टर आराम के लिए जाती है, जहां बेरहमी से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। टीएमसी की एक और महिला सांसद सागरिका घोष के बारे में भी जान लीजिए। घटना के पूरे 5 दिन बाद इन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बंगाल सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि पीड़ित को इंसाफ मिले और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। बंगाल सरकार की ये कोशिश है कि गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऊपर राजनीतिकरण गलत होगा। महुआ मोइत्रा का मामला बड़ा दिलचस्प है। हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि महुआ मोइत्रा को इस मामले पर टिप्पणी करने में इसलिए देर हुई क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी की नई परिभाषा लिखने में व्यस्त थी। मोइत्रा ने अभिव्यक्ति की जो नई परिभाषा लिखी है, उसके मुताबिक सवाल सबसे पूछा जाए सिर्फ उनको और उनकी पार्टी को छोड़कर। इसी नई परिभाषा को अमली जामा पहनाने के चक्कर में महुआ मोइत्रा को 4 दिन लग गए। जिसने भी सवाल पूछा, मैडम ने अभिव्यक्ति की नई परिभाषा के तहत उसे तत्काल ब्लॉक मार दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज होते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ। यहाँ 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 34,738 मामले दर्ज किए गए। इसमें यौन उत्पीड़न, बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण, घरेलू हिंसा जैसे अपराध शामिल हैं। देश की हालत भी वैसी ही है जैसी कोलकाता में है। कोलकाता जैसी ही तमाम घटनाएं देश के अलहदा हिस्सों में सामने आई।
जोधपुर में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। 14 वर्षीय छात्रा का शव अर्धनग्न हालत में पानी में मिला। बताया जा रहा है कि उसकी हत्या से पहले उसका रेप किया गया। देहरादून की बस में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अयोध्या जिले के समाजवादी पार्टी के एक नेता और उसके कर्मचारी ने खेत में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की को लालच देकर अपनी बेकरी में बुलाया और उसे कोई नशीली दवा खिलाकर कथित रूप से उसका बलात्कार किया। और उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर एक नर्स को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगा है। देश ने पिछले ही हफ्ते आजादी का जश्न मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर चिंता भी जताई है। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री की महिलाओं के प्रति चिंता उनकी सरकार के कामकाज से मेल नहीं खाती है। कथनी करनी में बड़ा ऊंच नीच रहता है। अगर याद हो आपको, कुछ दिन पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव से ठीक पहले बाकायदा ससम्मान 11 बलात्कारियों की सजा माफ कर दी गई थी। उनका फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। जी हाँ, हम बिल्किस बानो के बलात्कारियों की बात कर रहे हैं। बलात्कार और हत्या के आरोप में सजा काटने के बाद रिहा किए जा रहे इन 10 लोगों के लिए 15 अगस्त का दिन अमृत काल की तरह लग रहा है। बाहर आकर कितनी शान से खड़े हैं, इनके चरण स्पर्श किए जा रहे हैं ताकि हत्या और बलात्कार के इन दोषियों से आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके बाद इनका स्वागत मिठाइयों के साथ भी किया गया। इतना काफी नहीं था, इसलिए महिलाओं ने टीका लगाकर भी स्वागत किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की लाज रखी, वरना सरकार बहादुर ने तो तय कर रखा था बलात्कारियों की बाहों में बाहें डालकर डांडिया करने का। बलात्कार की इस संस्कृति के लगातार पनपने और मजबूत होने की वजह को एक और उदाहरण से समझिए। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम 2 साध्वियों के बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या का दोषी है। इसका अपराध सिद्ध हो चुका है। इस आरोप में राम रहीम आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, लेकिन सजा वह सिर्फ कागजों में भुगत रहा है। वास्तविकता में तो उसे कुछ ही दिन पहले 10वीं बार 21 दिन की पेरोल दी गई है। आजादी के पावन पर्व से सिर्फ 2 दिन पहले 13 अगस्त को सच्चा डेरा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से खास तरह की पेरोल यानी फरलो मिल गई है। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी समय में राम रहीम को फरलो दी गई है। इससे पहले भी इसी साल की शुरुआत यानी 2024 के शुरुआती महीने जनवरी में डेरा प्रमुख राम रहीम को 19 जनवरी को 50 दिनों की पेरोल मिली थी। ये वो समय था जब देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बन रहा था। अब तक राम रहीम को कुल मिलाकर करीब 250 दिन की पेरोल मिल चुकी है। जब चुनाव नगीचे आवत है, राम रहीम पेरोल पावत है। राजनीति की इस ओछी हरकत से यही संदेश जाता है कि अगर आप सक्षम हैं और 100-200 लोगों को अपने पीछे खड़ा कर सकते हैं तो आप बलात्कार और हत्या करके भी मौज में रह सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पीड़ा व्यक्त की और लगे हाथ इस समस्या का समाधान भी बताया। उनके मुताबिक जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तब उसकी बहुत चर्चा होती है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे लोगों को सजा होती है तब वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है। जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। समस्या यह है कि जब ऐसे आरोपियों को सजा देकर नजीर बनाने का वक्त होता है तब मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं। हाल ही में विनेश फोगट लौटी हैं पेरिस ओलंपिक से। उनकी कहानी आप सबको पता है। महीनों तक दिल्ली में वो और तमाम अन्य महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे रहे। उनका आरोप था कि भाजपा का एक नेता, पूर्व सांसद और कुश्ती संघ का पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करता है। महीनों प्रदर्शन चला, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस मुद्दे पर मोदी जी की क्या राय है। उन्होंने इस यौन शोषण पर एक शब्द नहीं बोला। उल्टे लोकसभा चुनाव में बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह को टिकट दे दिया। वही बृजभूषण मोदी और योगी को अगर देवता बताते हैं तो इसमें आश्चर्य कैसा। अच्छा, फोटो तो आपने मोदी योगी जी की भी लगाई हुई है। ये वर्तमान देवता है इस युग के। योगी जी ये उत्तर प्रदेश के देवता है, मोदी जी वर्तमान के देवता है, अमित शाह जी भी यहाँ पर है। इस तरह की नृशंस घटनाओं का एक अनवरत सिलसिला है।
ये घटनाएं हमें बताती हैं कि कोलकाता में दरअसल कुछ भी नया नहीं हुआ है, न ही कुछ पहली बार हुआ है। नाबालिग लड़कियों से लेकर 70-80 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ आए दिन हिंसा, बलात्कार, हत्या की घटनाएं होती रहती हैं। इसका लेना देना हमारे चारों तरफ मौजूद और स्वीकार्य एक अदृश्य बलात्कार की संस्कृति से है। इस बलात्कार की संस्कृति की शुरुआत यह घोषणा करके नहीं होती कि यहाँ पुरुषों को बलात्कार करने की अनुमति है। बलात्कार की संस्कृति की शुरुआत तब होती है जब 5, 10 या फिर 15 साल की अबोध लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहनने के लिए कहा जाता है जिससे उसका शरीर पूरी तरह ढक जाए। क्यों? क्योंकि कोई विकृत स्वभाव का चाचा, भैया, रिश्तेदार घर आ रहा है। हमारी कुंठा स्लीवलेस कमीज पर निकलती है, न कि उस रिश्तेदार पर। बलात्कार की संस्कृति नीति निर्माताओं या फिर नेताओं के द्वारा घोषणा करने से शुरू नहीं होती। बलात्कार की संस्कृति का बीजारोपण हमारे राजनीतिक ढांचे में निहित है। हमारे नेता बलात्कार के खिलाफ तभी बोलते हैं जब वह किसी विपक्षी राज्य में होता है, अन्यथा हम यह सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि हमारे संभावित ओलंपिक विजेता अपने शोषक के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ते रहें। बलात्कार की संस्कृति वहां से भी शुरू होती है जब 4 साल की बच्ची से लेकर 40 साल की महिलाओं को राह चलते कोई एकटक घूरता रहता है। बलात्कार की संस्कृति तब शुरू होती है जब फिल्मों में बलात्कार को बदले के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बलात्कार की संस्कृति तब शुरू होती है जब स्कूल में हम बच्चों को लिंग के आधार पर अलग करते हैं, और तब भी जब हम सम्मान के नाम पर लड़कियों की हत्या करते हैं। बलात्कार की संस्कृति वहां से शुरू होती है जब एक महिला को ऑनलाइन लिखने बोलने के लिए हिंसा का सामना करना पड़ता है, जब ट्रोल और संभावित बलात्कारी पुरुषों का झुंड खोद कर एक महिला के अतीत की तस्वीरें निकालता है, ऑनलाइन उन्हें साझा करता है, चटखारे लेकर कमेंट करता है। यूं ही सारी गालियां महिलाओं के जननांगों को केंद्र में रखकर नहीं लिखी गई। बलात्कार की एक अदृश्य और स्वीकार्य संस्कृति हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए कुछ खिलाड़ी आपस में खुसर फुसर करते हुए पाए गए। उनकी खुसर फुसर का विषय था, भगवान न करे हमें कभी जंतर मंतर पर बैठना पड़े। आज तो बड़ा हंस हंस कर बतिया रहे थे, जंतर मंतर पर तो शायद पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यह कहकर दोनों खिलाड़ी बड़ी देर तक हंसते रहे। हंसी मजाक से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। इसका शीर्षक था, रील कैसे बनाएं। अच्छा, आप में से मैंने देखा है कि इन दिनों काफी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं। रील बना रहे हैं ना? कितने लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं? मैं चाहूंगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं कि उससे जितना दूर रहे अच्छा ही है, वरना ज्यादा लोग उसी में उनका समय जाता है, उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को एक नसीहत देना भूल गए, या हो सकता है उन्होंने दिया हो, करमजले कैमरामैन ने उसे रिकॉर्ड ही ना किया हो। नसीहत यह कि रील अच्छी चीज़ है, इसे जमकर बनाएं और देखें, लेकिन सिर्फ तब जब आपके पास 18 घंटे काम करने के बाद इफरात में समय बचा हो और टैक्स पेयर के पैसे से 56 कैमरों पर 56 भाव भंगिमाओं में प्रदर्शन करने की कला हो। ये वाली रील करोड़ों हिंदुस्तानियों के मोबाइल फोन में भेजने और करोड़ों हिंदुस्तानियों के फोन में जबरिया 15 अगस्त से पहले घुसकर कॉलर ट्यून बन जाने के बाद प्रधानमंत्री को लगा कि रील देखना ठीक नहीं। वैसे मोदी जी अगर धंधे व्यापार में होते तो बढ़िया बिजनेसमैन नहीं बन पाते। भला अपने ही ग्राहकों को कोई अपना सामान नहीं खरीदने की समझाइश कैसे दे सकता है? आप खुद सोचिए, कोई सेंस बनता है इस बात का? इस बीच पेरिस ओलंपिक से जुड़ा पत्रकारिता का गोल्ड मेडलिस्ट भी हमारे सामने आ गया है। इस पत्रकार का नाम है रोहन दुआ। निशानेबाज मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीतकर निशानेबाजी में 12 साल का पदक का सूखा खत्म किया। इस मौके पर सेलिब्रेशन डिजिटल पोर्टल द न्यू इंडियन के पत्रकार रोहन दुआ ने छिछोरेपन की कला से मनाया। मसलन नीरज चोपड़ा के साथ मनु भाकर की जोड़ी क्या खूब रहेगी। It may be a little trivial question or awkward to ask you, but since of course some others have also asked, I may ask you this question. Not that I mean to demean your medal or your efforts, but then of course the photos when they went viral with that of Neeraj.
अच्छी बात यह रही कि मनु भाकर ने इस छिछोरेपन का जवाब सधे हुए एक्सप्रेशन से दिया। लेकिन दुआ की छिछोरी कल्पनाओं का यह अंत नहीं था। इसके बाद उन्होंने भाकर को भारत के ओलंपिक इतिहास की सबसे आकर्षक, सबसे खूबसूरत महिला का खिताब भी दिया। I'm not too sure, I mean, whether you look at this as a compliment, but of course you are one of the most attractive females, beautiful females in India's history of Olympics or in this sports particularly. पता नहीं भाकर ने इसे प्रशंसा के रूप में लिया या किसी और तरह से, लेकिन इस बेहुदे सवाल ने एक बार फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया, इंटरव्यू कैसे नहीं करें। यह सवाल उस वक्त भी खड़ा हुआ था जब बहन नाविका कुमार ने नीरज चोपड़ा के साथ इसी तरह पत्रकारिता का परचम बुलंद किया था। नीरज चोपड़ा नया हीरो है और गुड लुकिंग है। आपको ये महसूस हो रहा है कि आप सुपरस्टार हैं और किसी फिल्मी हीरो से ज्यादा इस वक्त आपकी फैन फॉलोइंग है, खास करके लड़कियों में। देखो जी, वो देखो एक अच्छी बात है, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो मैं अभी फोकस जो है अपने गेम पे रखना चाहता हूं और तो फिल्म वगैरह में नहीं अभी कोई मैं गर्लफ्रेंड नहीं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया टीवी उर्फ एबीवीपी न्यूज वाले रजत शर्मा जी की आत्मा को बहुत क्लेश हो गया। क्लेश नहीं बल्कि पीड़ा कहिए। इस वाली लाइन पर तवज्जो दीजिए, तब आपको शर्मा जी की पीड़ा का एहसास होगा। जब तक खेल में राजनीति और परिवारवाद घुसा हुआ है, हमें मेडल नहीं मिल सकते। आपको पता है शर्मा जी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए के चेयरमैन रह चुके हैं और उन्हें यह पद प्रथम श्रेणी की क्रिकेट में उनके आला प्रदर्शन के आधार पर मिला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के 5 शीर्ष खिलाड़ियों में उनका नाम शुमार होने के बाद ही उन्होंने डीडीसीए के चेयरमैन का पद स्वीकार किया था। लेकिन शर्मा जी की जो पीड़ा है उसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए आपको ये वाली लाइन पढ़नी चाहिए। हमारे प्लेयर्स के लिए बजट था, पूरा सपोर्ट था, पर क्या हुआ? शर्मा जी की बात से पूरा इत्तेफाक रखते हुए एक आंकड़ा पेश है। खेलो इंडिया के 2024 के बजट में हरियाणा को 66.59 करोड़ रुपए मिले, जबकि गुजरात को 426.13 करोड़ रुपए मिले। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में 4 मेडल जीते, गुजरात ने 0। 2018 से साल दर साल खेलो इंडिया के बजट में गुजरात और अन्य राज्यों के बीच इसी तरह का बेमेल रिश्ता दिखता है। गुजरात के रास्ते जनता का ये पैसा किसके पेट में जा रहा है, न सरकार ये बताएगी और न ही शर्मा जी पूछेंगे। एकदम पीएम केयर फंड टाइप मामला है। शर्मा जी की पीड़ा का चरम इस लाइन में है, गौर कीजिए। अब भी हम सुन रहे हैं विनेश को राज्यसभा में लाएंगे, मनु भाकर को असेंबली चुनाव लड़वाएंगे। अब प्लेयर्स को लेकर या तो राजनीति हो सकती है या सारा फोकस मेडल लाने पर हो सकता है। दोनों तो नहीं हो सकते। ABVP न्यूज वाले शर्मा जी की पीड़ा देखकर आपको लग सकता है कि यह तो बड़ा गलत हो रहा है। खिलाड़ियों पर राजनीति करने की बजाय खिलाड़ियों को ही राजनीति में उतारा जा रहा है। लेकिन आपको पीड़ित होने की ज़रूरत नहीं। पिछले हरियाणा के चुनाव में हॉकी वाले संदीप सिंह, पहलवानी वाले योगेश्वर दत्त और बबीता फोगट सब के सब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन तब शायद शर्मा जी के लिए यह सब मास्टर स्ट्रोक रहा हो। अब तो यह बस खेलों में राजनीति है। खेल में राजनीति मत घुसाओ। 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 देख रहा है विनोद। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का। इस हफ्ते की रिपोर्ट द रेड माइक नाम के यूट्यूब चैनल से है। यह रिपोर्ट कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से की गई है। वहां पर 14 अगस्त की रात तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और गुंडों द्वारा रात में हमले के बाद बड़ी संख्या में मरीजों के परिजन अपने मरीजों को अस्पताल से निकालकर दूसरी जगहों पर ले जा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को अस्पताल से छुड़वा के लोग बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जो हादसा हुआ है कल अटैक की, उसके बाद लोगों में एक खौफ, एक दहशत की एक फीलिंग बैठ गया है और इसीलिए बिना और कोई चांस लिए लोग अपने पेशेंट्स को निकाल रहे हैं। पिछले 28 तारीख से ये लोग एडमिटेड थे और वो एडमिटेड थी, लेकिन कल रात के हादसा के बाद क्योंकि बाकी सारे पेशेंट्स को उनकी वार्ड से निकाल दिया गया या फिर लोग निकल गए। कोई कोई डॉक्टर आया था, कोई डॉक्टर भी नहीं आया इनसे मिलने के लिए। और इस हालात में 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी में है मालदा
और उस जगह पे ये पेशेंट को अभी ट्रेन से वापस लेके जाएंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।